हेलो गाइज, वेलकम टू एडु अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 में जो संस्मरण है प्रफुल्लदा एक नजर, तो प्रफुल्लदा एक नजर का भावार्थ आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। दोस्तों, बन केवरा भाग 1 में जितने भी गद्य हैं, पद्य हैं, उसके सारे डिटेल्स एमसीक्यू के साथ एडु अंकुरन चैनल में अपलोड किए जा रहे हैं। नागपुरी पेपर 2 में जो भी टॉपिक्स पढ़ने हैं जेएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग, तो जेएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में है नागपुरी पेपर 2 का, वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। सिलेबस के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी एडु अंकुरन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडु अंकुरन। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे 2 पार्ट में एडु अंकुरन चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। आज का वीडियो प्रफुल्लदा एक नजर का पहला पार्ट है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रफुल्लदा एक नजर, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी के द्वारा रचित बनकेवरा भाग 1 में माटी कविता भी संकलित की जा चुकी है। माटी कविता का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो आप लोग उस वीडियो का भी लाभ लीजिए। आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्लदा एक नजर जो है वो एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का मतलब होता है किसी की जीवनी के बारे में बतलाना, तो उसी को कहते हैं संस्मरण। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? अपनी जीवनी के बारे में बतलाया जाता है। संस्मरण में क्या होता है? किसी दूसरे की जीवनी के बारे में बतलाया जाता है। कोई रिनॉल्ड पर्सनालिटी है, उनके बारे में बतलाना, उसी को संस्मरण कहते हैं। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने मन के एगो ईसन आदमी कर बारे कुछ बताए कोशिश करे थी, जे सही मायने में नागपुरी और नागपुरी साहित्यकर प्रेमी तो है ये हैं, संगे हैं नागपुरी साहित्यकर भारतेंदु कहल जाए सके ना। नागपुरी साहित्य के साहित्यकर रूप देवे और उके अंधकार से निकलाइक में कुछ जुटल रहे। उ आदमी कर नाम है के श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जेके हमरे दुलार से प्रफुल्लदा कहत रही। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि जो लेखक हैं वो बतला रहे हैं कि आज हम अपने मन के मतलब कि हम सबों को, अपने मन एक आदर पूर्वक शब्द है, ठीक है, तो हम लोगों को वो एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि हम एक ऐसे आदमी के बारे में आपको बतला रहे हैं जो नागपुरी भाषा और नागपुरी साहित्य के प्रेमी तो थे ही साथ इनको साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप लोगों को पता होगा, हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो उन्हीं से प्रफुल्लदा की तुलना कर रहे हैं हमारे लेखक डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी। जो लेखक हैं प्रफुल्लदा की तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आगे लेखक कहते हैं कि नागपुरी साहित्य को साहित्य का रूप देना और अंधकार में जो खो गया था उसको हमारे सामने लाकर साहित्यिक रूप में नागपुरी भाषा को, नागपुरी साहित्य को एक रूप देने का कोई काम कर रहे हैं। तो वो कौन है? तो उनका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय, जिसको हम लोग प्यार से, मतलब कि हम लोग प्यार से, जेके हमरे दुलार से, मतलब कि हम लोग जिसको दुलार से प्यार से प्रफुल्लदा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है। ढेर दिन से मन में ये बात रहे कि उनकरे से उनकर बारे में कुछ जानूं, कुछ पूछूं। प्रफुल्लदा के देख के कोनो कहक बड़ा मुश्किल है, भला समुंदर के देख के का लखे कहक पारब कि एकर में का है, कैसन कैसन मोती और रतन आपन तह में लुकाले है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि बहुत दिन से मन था कि प्रफुल्लदा के बारे में प्रफुल्लदा से ही पूछते हैं, उन्हीं की जुबानी पूछते हैं, लेकिन प्रफुल्लदा को देख के ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कैसे आदमी हैं, ठीक है। एक लोकोक्ति या मुहावरा के रूप में लेखक हम लोगों को बता रहे हैं कि भला समुद्र के तलहट में क्या क्या छुपा है ये कौन जानता है, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे है। दादा बाहर से तो एकदम सीधा सरल और सुबियार आदमी लखे दिशाएं, चरका पाकल केस और सोचते सोचते बोले का आदत, मुंह में छुआ मन लखे भोलापन, निश्चल हंसी, कहियो कहियो सफा धोवा धोती और खलीता पिंधल, तो कहियो कहियो छगड़ छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज, हाथ में एगो पुरना घड़ी। देख के दादा का है कहे सके मुश्किल, मुदा दादा का है से के नागपुर कर आदमी और नागपुर कर माटी जानेला। अब यहाँ पर जो है लेखक जो प्रफुल्लदा हैं उनका चरित्र चित्रण करते हुए बतला रहे हैं हम लोगों को कि वो किस तरह से हैं। तो सुबियार और सीधे आदमी हैं, ठीक है, बहुत अच्छे व्यवहार वाले और सीधे साधे आदमी हैं। पका हुआ केस है, पाकल केस मतलब कि पका हुआ बाल है, और सोचते सोचते बोलने की आदत है, ठीक है।
बच्चों के चेहरे में जो भोलापन होता है उसी तरह का भोलापन प्रफुल्लदा के चेहरे में है। ठीक है, और इनका पहनावा कैसा है, तो धोती कभी कभी पहनते हैं और कभी कभी, और कहियो कहियो मतलब कि कभी कभी छगड़ छापुड़ फुल पैंट। छगड़ छापुड़ का मतलब होता है ढीला ढीला ढक्कड़, जो लूज लूज कमीज पैंट लोग पहनते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है छगड़ छापुड़। फुल पैंट यानी कि फुल पैंट पहनते हैं, और हाफ कमीज और हाफ जो शर्ट है उसको पहनते हैं। हाथ में एक पुराना घड़ी है इनके, और देख के दादा कहाँ है ये बताना बहुत मुश्किल है, कह ही सके मुश्किल है। और मुदा दादा क्या है इसके बारे में नागपुर के आदमी लोग मतलब झारखंडी लोग और झारखंड की माटी ही जानता है, ऐसे लेखक कह रहे हैं प्रफुल्लदा के बारे में। ठीक है, आगे है। खैर एक दिन हिम्मत करके उनकर घर चल गेली, कहली दादा आज तो के अपन बारे में कुछ बताई होवी। हम दादा से आओ जाओ में गोठियाईला, काले की एक बरन से उनकर से घरवैया तैर रिश्ता है। वैसे उम्र में तो वो हमार आबाद दाखिल हैं, मुदा गांव घर के हिसाब से बड़ भाई कर रिश्ता अपन होश संभराते जान ली। अब यहाँ पर लेखक जो है वो कहते क्या है कि एक दिन हिम्मत जुटा के वो उनके घर चले गए। किनके घर चले गए, तो प्रफुल्लदा के घर चले गए। ठीक है, और कहें कि दादा आज आपके बारे में कुछ आपको बतलाना होगा। अब आगे लेखक कह रहे हैं कि हम दादा से आओ जाओ में गुठियाईला, मतलब कि आते जाते हुए कुछ बातचीत दादा से हम लोग करते थे, काहे कि एक बरन से उनके साथ इनका घरैया रिश्ता था। ठीक है, वैसे उम्र में तो वो आबा लखे मतलब कि उनके पिता के समान दिखते हैं, लेकिन गांव घर का जो रिश्ता नाता है ना उसके हिसाब से वो बड़े भाई की तरह है। ठीक है, चलिए आगे है। ओहे अपन निश्चल छुआ वाला हंसी हंसते दादा कहलें, का पूछबे रे हमर से, हम का कोनो लाट साहेब बड़ आदमी है की। अब यहाँ पर प्रफुल्ल दादा जो है वो लेखक को कहते हैं कि अपना निश्चिल जो बच्चों का जो हंसी होता है ना उसी तरह से हंसते हुए दादा जो है वो लेखक को कहते हैं कि क्या पूछोगे तुम हमसे, हम कोई बहुत बड़ा लाट साहब थोड़ी हैं, बड़ा आदमी थोड़ी हैं, जे ही से तोहरे के आगुए में ही जो है सो तुम्हारे सामने ही है। ठीक है, आगे है। कुंचू काका तो सब जानत हैं, कटिक आंख मूंद के तले फिर हमार बटे देख के कहलें, अच्छा पूछ। हम उनकर विशाल व्यक्तित्व कर चाड़े, कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली। तनी देर में संकोच उनकर अपने कर चलते खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रफुल्लदा जो है वो लेखक को कहते हैं कि कुंचू काका तो सब जानबे करते हैं। अब कुंचू काका कौन है, तो कुंचू काका लेखक के पिता हैं। ठीक है, तो उनके पिता के साथ उठना बैठना था, तो इसीलिए प्रफुल्लदा कहते हैं कि अरे कुंचू काका तो सब हमारे बारे में जानबे करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से प्रफुल्लदा जो है आंख को बंद करके थोड़ा सा सोचते हैं, फिर लेखक की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है पूछो। तो अब लेखक जो है उनका विशाल व्यक्तित्व को जानने के लिए चाड़े कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली। चाड़ना मतलब कि जानने के लिए। ठीक है, हम उनकर विशाल व्यक्तित्व कर चाड़े कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली। अब लेखक जो है ना उनका विशाल व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए संकोच करके मतलब कि सकुचाए के लोग पूछते नहीं हैं, तो उसी तरह से संकोच करके पूछना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में संकोच उनकर अपने कर चलते खत्म हो गया। अब थोड़ी देर जब जैसे बीतता है ना बातचीत करते, जैसे बातचीत आगे बढ़ती है तो लेखक जो संकोचित थे सकुचाए के जो पूछ रहे थे ना, संकोच कर करके जो पूछ रहे थे, तो वो संकोच खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, प्रफुल्लदा के अपने के चलते। जैसे होते हैं ना बहुत सारे आप लोग के भी सीनियर्स होंगे या बड़े भाई होंगे, तो उनके बारे में आप अगर जानना चाहते होंगे तो वो इतना अपनापन दिखाते हैं कि आपका संकोच जितना भी हो जाता है, जो झिझक होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आगे है वो बता लें 8 फरवरी 1926 ईस्वी के पहाड़ बंगरू नाव कर गांव में उनकर माने प्रफुल्लदा कर जन्म हो रहे। प्रफुल्लदा का जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1926 को हुआ था। कौन से गांव में हुआ था, तो पहाड़ बंगरू नामक गांव में हुआ था। आगे है उनकर पूज्य पिता कर नाम रहे स्वर्गीय रामकिशोर राय और माय कर नाम स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। प्रफुल्लदा के पिता का नाम था रामकिशोर राय और उनकी माताश्री का नाम था सुचित्रा बाला देवी। आगे है पहाड़ बंगरू रांची कर सिसई थाना में पड़ेला। पहाड़ बंगरू जो गांव है ना वो रांची जिला के सिसई थाना क्षेत्र का एक गांव है। ठीक है, आगे है बन पहाड़ कर कोरा में बसल एगो छोटा एकन गांव। अब वन और पहाड़ में झारखंड में ज्यादातर गांव जो मिलेंगे इसी तरह से मिलेंगे। ठीक है, कि पहाड़ है उसके नीचे गांव बसा हुआ है। आगे है सभी गांवक छुआ मन लखे दादा कर शुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में होलक, पाछे दूसरा तीसरा और चौथा क्लास कर पढ़ाई भरनों में होलक।
अब शुरुआत जो है इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में हुआ, मतलब कि पहाड़ बंगरू नामक जो गांव था उसी गांव में हुआ। और दूसरा तीसरा और चौथा क्लास का पढ़ाई जो है ना भरनों में की गई। ठीक है। अच्छा, सभी गांव के बच्चों की तरह इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो तो घर में हुआ। ठीक है। लेकिन बाद में दूसरा तीसरा और चौथा क्लास का पढ़ाई जो है ना वो भरनों में हुआ। भरनों जो है एक ब्लॉक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। आगे है, सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लागला है। ठीक है। और 1938 ईस्वी में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहे, मुदा इंग्लिश नहीं जाने के चाड़े इनकर एक बछर बेकार हो गया और उस 7वां क्लास 1939 ईस्वी में पास कर लें। अब जो दादा जो है ना सितंबर 1934 में रांची के वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में इनके दाखिला हुआ और वहां पढ़ाई किए। और 1938 में दादा जो है वो स्पेशल 7वां में पढ़ते थे। ठीक है। स्पेशल 7वां में पढ़ते थे और इंग्लिश नहीं जानने के कारण इनका एक साल बर्बाद हो गया, जिसके कारण उनका 7वां क्लास जो है 1939 ईस्वी में पास किए। चलिए आगे है, सन 1940 ईस्वी दादा कर जिंदगी में बहुत दुख देवा साल रहलक। इस साल दादा टूअर हो गए, उनकर बाबूजी कर स्वर्गवास हो गए। बाप कर छाए हटक प्रभाव परिवार में पड़लक। दैविक और आर्थिक विपरीत के पढ़लहों उनकर लगन पढ़ाई बटले कम नहीं होलक और वो 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लाए। पाछे घर कर हालत और से बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर लाए। अब देखिए इसमें क्या है, लेखक कह रहे हैं प्रफुल्लदा के बारे में 1940 का जो ईस्वी था उनके लिए बहुत दुखदायी था। इसी साल उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। टूअर हो गया का मतलब है, टूअर हो जाना का मतलब होता है अनाथ हो गए। ठीक है। उनकी बाबूजी का स्वर्गवास हो गया और उसके कारण बाबूजी का स्वर्गवास होने के कारण प्रभाव पड़ा परिवार में भी। परिवार जो है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी पढ़ाई में जो उनकी लगन थी उसमें कोई कमी नहीं आई। ठीक है। 1943 ईस्वी में ये मैट्रिक पास किए। घर की हालत खराब होने के कारण वो गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी का काम शुरू किए। ठीक है। इनकम्बर स्टेट क्या होता था कि ब्रिटिश लोग जो था ना वो सब अपना लैंड जो जमीन जो है अपने आधिपत्य में जो लिया हुआ था उससे वो रेवेन्यू जनरेट करता था, इसीलिए तो कलेक्टर नाम पड़ा। कलेक्टर का मतलब क्या होता था कि लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता था। ठीक है। तो इसी इनकम्बर स्टेट का ऑफिस में वो किरानी का काम किए थे। कौन किए थे? प्रफुल्लदा। अच्छा, गुमला में कहा था इनकम्बर स्टेट? देखिए गुमला के सदनी घाट जलप्रपात के आसपास का जो इलाका था ना हीरा का खान था पहले। ठीक है। तो अंग्रेज लोग तो ये सब चीज में बहुत माहिर था ना, तो इसीलिए उन लोग उस वैसे वैसे जगहों पे अपना इनकम्बर स्टेट निकाल लेता था। बोल देता था कि ये जमीन अब सब के सब अंग्रेज का इलाका। ठीक है। नया नया रेगुलेटिंग एक्ट लेके चलाता था अंग्रेज लोग। बोलता था कि यहाँ पर का जमीन हमरा। ठीक है। तो वहां पर से जितना भी प्रोड्यूस होगा वो सब के सब ब्रिटिश को जाएगा। तो इस तरह से उन लोग करते थे। तो उसी में से एक चीज होता था इनकम्बर स्टेट। आई होप इनकम्बर स्टेट के बारे में आप लोग समझे होंगे और आप भी समझे होंगे कि गुमला में कहा था, उसको भी हम बतला दिए आप लोग को। चलिए आगे है, फरवरी 1945 ईस्वी में दादा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी छोड़ के कलेक्टरी में प्रोबेशनर कर नौकरी धरना है। अब फरवरी 1945 में दादा जो है इनकम्बर स्टेट का नौकरी छोड़ दिए और कलेक्टरी में प्रोबेशनर की तरह काम करने लग गए। ठीक है। आगे है, 2 बछर पाछे दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा कर बिया हांसी रानी राय संगे होलक। अब 2 साल के बाद 1947 ईस्वी में प्रफुल्लदा की जो गोमकाइन थी, मतलब उनकी जो शादी हुई थी वो किनसे हुई थी? तो हांसी रानी के साथ हुई थी, हांसी रानी राय के साथ। आगे है, ई सब घर दूरा कर परिवार कर जंजाल रहता हूँ, इनकर पढ़ाई कर खखाइंद कम नहीं होलक और रांची में कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते हैं ई आईकॉम में दाखिला ले लेना। अच्छा, अभी तक दादा जो थे वो सिर्फ मैट्रिक पास थे। ठीक है। अब ये आगे का पढ़ाई करने का खखाइन इनका खत्म नहीं हुआ, पढ़ाई की भूख इनकी खत्म नहीं हुई। शादी ब्याह भी हो गया, घर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। काम भी कर रहे हैं लेकिन भी देखिए वर्किंग भी हैं और आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं, शादी ब्याह भी हो गया। ठीक है। ये बहुत टफ स्टेट होता है किसी भी मनुष्य के जीवन में। ठीक है। तो ये सारा काम ये आपस में कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई का खखाइन खत्म नहीं हुआ। खखाइन मतलब पढ़ाई की भूख इनकी खत्म नहीं हुई है। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रांची कॉलेज में आईकॉम में दाखिला लेते हैं। आगे है, 1953 में
बीकॉम पास कर लें, फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा एनसीडीसी जेके एखन सीसीएल कहल जाएला में सहायक कर नौकरी करे शुरू कर लें। बन गए दादा ओहे सीसीएल में बड़का ऑफिसर। अब 1953 ईस्वी में ये बीकॉम पास करते हैं और फरवरी 1959 में प्रफुल्ल दा जो है एनसीडीसी में काम करते हैं। एनसीडीसी क्या था? पहले सीसीएल का नाम एनसीडीसी था। एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल कोलफील्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और अब इसका नाम हो गया है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो एनसीडीसी में या सीसीएल में 1959 में ये काम किए और उसके बाद फिर सहायक के रूप में काम किए थे उस समय, और बाद में वहीं का बड़का ऑफिसर बन गए। तो ये है वीडियो का अंत। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।